नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। और यह टॉपिक शायद ही ऐसा कोई पार्ट होगा जहाँ पे नहीं हो। सिविल सर्विसेज से लेके आरएस से लेके सेकंड ग्रेड से लेके फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर से लेके सेकंड पेपर में भी नेट में भी मतलब जनरल स्टडी से लेके स्पेसिफिक सब्जेक्ट ओरिएंटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारी परीक्षाओं में यह टॉपिक रहता है। 1857 का की जो क्रांति है, रिवॉल्यूशन जो है, उसका ये टॉपिक रहता है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी बड़ा टॉपिक भी है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझोगे तो निश्चित रूप से आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ निश्चित रूप से इस भाग का एक सवाल जो आने वाला है उसको आप डेफिनेटली सही कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, क्रांति। अब इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक परिचय देखेंगे, नॉर्मल सा, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे इस क्रांति का स्वरूप कैसा था, नेचर कैसा था, वो देखेंगे हम। और नेचर देखने के बाद में फिर हम देखेंगे कारण, और जैसे ही इसका कारण हो जाएंगे तो उसके बाद में इसका आरंभ कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, और एवं प्रसार कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, ये देखेंगे। और आरंभ और प्रसार होने के बाद में फिर अंत में देखेंगे कि इस क्रांति के परिणाम क्या रहे। तो ये पर हम है वो देखने वाले हैं, परिणाम एवं महत्व सबसे लास्ट में। तो इस पूरी क्रांति से यह टोटल 5 आयाम हमें समझने हैं, और कहीं से भी सवाल बन सकता है, मुख्य परीक्षाओं में भी बनता है, प्रारंभिक परीक्षाओं में भी बनता है। ठीक है, आजकल लेवल नहीं देखे जाते। लेवल नहीं देखने का मतलब ये है कि अपन ये नहीं तय कर सकते कि इस एग्ज़ाम में इस लेवल तक प्रश्न आता है। आजकल कैसा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो हमें पूरा टॉपिक ही समझना। सबसे पहले मैं अगर परिचय की बात करूँ तो आप इसको बहुत ही सामान्य तरीके से समझना। परिचय में हमें क्या क्या देखना है, देखिए सबसे पहले परिचय समझते हैं कि 1857 की क्रांति का परिचय। आप ऐसे हेडिंग दे दो और उसको लिखना शुरू कर देना कि परिचय में क्या क्या चीज़ें आएगी। ठीक है, अब देखिए परिचय का मतलब यहाँ प्रश्न परीक्षा से नहीं आता, लेकिन परिचय में हमें समझ में आ जाता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत बेसिक बात कर लेता हूँ कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश करती है 1600 में, और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से लेकर और 1857 तक शासन करती है। ठीक है, तक रहती है। और 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम विद्यार्थियों यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और उसके बाद में ब्रिटिश शासन शुरू होता है जो 1947 तक रहता है। तो अब देखिए, तो पूरे जो ब्रिटिश काल था, या यूं कहिए कि अंग्रेज़ों ने जो भारत में शासन किया, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, पहला भाग 1600 से 1857 ईस्वी तक रहा और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई और 1857 में इसका शासन समाप्त हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में ये व्यापारी कार्य करती थी और फिर धीरे 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 इन्होंने प्रशासन में भी घुसना शुरू कर दिया था। और इनकी कई सारी नीतियों, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ, राजनीतिक नीतियाँ, सांस्कृतिक नीतियाँ और विभिन्न प्रकार के इनके कार्य, सैनिक कार्य वगैरह, उन सारे कार्यों के परिणाम स्वरूप, इनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता में एक आक्रोश व्याप्त हो गया था। और उस आक्रोश का परिणाम ये निकला कि कंपनी के विरुद्ध क्या हुआ, 1800 बहुत बड़ा विद्रोह हुआ विद्यार्थियों। और 1857 की जो क्रांति हुई ये किसके विरुद्ध हुई थी, तो आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुई थी। और इस 1857 की क्रांति का जो सबसे बड़ा परिणाम निकला वो ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निकल गई। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निकली तो 1857 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, या यूं कह सकते हो ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ। तो देखिए भारत के अंदर आपके 2 प्रकार की सरकारें रहीं। स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें
तो शासन रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1857 में समाप्त हो गया। और 1857 से 1947 जो ये 90 साल तक शासन किसका रहा? ब्रिटिश सरकार का रहा। तो ईआईसी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका जो प्रतिनिधि भारत में बैठता था उसे कहते थे गवर्नर जनरल। क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। तो अपन पढ़ते ना, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, है ना, इसके अलावा हेस्टिंग्स, लॉर्ड नॉर्थ, ये सारे गवर्नर जनरल थे और ये कंपनी के भारत में प्रतिनिधि थे। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति के बाद ईआईसी समाप्त हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ, रानी का शासन शुरू हुआ और इसका प्रतिनिधि क्या कहलाता है? वायसराय। तो 1857 के बाद जितने भी थे ये वायसराय कहलाए। अब आप समझिए इस चीज को। तो 1857 की क्रांति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1857 की क्रांति ने एक शासन समाप्त किया और दूसरा शासन यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है? पहला सवाल इसमें ये बनता है कि 1857 की जो क्रांति हुई ये किसके विरुद्ध हुई थी, या किसके खिलाफ एक प्रकार से उपद्रव हुआ था, या किसकी नीतियों के खिलाफ थी? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नहीं थी। ये किसके खिलाफ थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी। इस 257 सालों में इनकी जो पॉलिसीज रही, स्पेशली लास्ट के 100 साल, प्लासी युद्ध के बाद के 100 साल, उस पॉलिसीज के खिलाफ एक प्रकार से जो एक जनता में जो रोष व्याप्त था, उसका परिणाम था 1857 की क्रांति। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ क्या गलती कहाँ करते हैं हम, कि जैसे नॉर्मल सवाल आ गया कि 1857 की क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी भी होगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी होगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध मत करना। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही आई थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति किसके विरुद्ध थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध थी। तो ये परिचय आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? हम ये लिखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारोबार था वो 1600 में स्टार्ट हुआ और इसने 1600 से लेकर, आप इसको लिखते जाइए, 1600 से लेकर और 1857 तक पहले व्यापारिक और फिर प्रशासनिक कार्य किए, ठीक है। और 1857 के अंदर कंपनी की नीतियों के विरुद्ध, ध्यान से लिखते जाना, इसको स्लो मोशन में कर लेना, कंपनी की नीतियों के विरुद्ध भारत में जो उपद्रव हुआ, जो रोष व्याप्त हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति कहते हैं। और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकले वो अपना आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान लिखना है, अब ये लिखना नहीं, डिटेल में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया हमेशा के लिए और भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हुआ जो 1947 तक रहा था। तो अगर महात्मा गांधी जी की बात आए, सुभाष चंद्र बोस की बात आए, भगत सिंह, चंद्रकुरु, राजगुरु, सुखदेव, वीडी सावरकर, इनकी बातें आए, मौलाना आज़ाद, कलाम वगैरह, इनकी अगर बातें आए, तो ये लोग लड़े थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और कांग्रेस लड़ी थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। लेकिन 1857 के जो क्रांतिकारी लोग थे, ये किसके खिलाफ लड़े थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो ये बात आपको लिखनी है। ये था इस पूरे 1857 की क्रांति की एक प्रकार से परिचय था। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और इस दौरान कौन रहता है? ब्रिटिश सरकार रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1857 की क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी। तो 1857 की क्रांति हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरुद्ध, ठीक है। और परिणाम बिल्कुल ठीक निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और ब्रिटिश सरकार आ गई यहाँ पे और ब्रिटिश सरकार ने शासन करना शुरू कर दिया था। तो ये विद्यार्थियों एक सामान्य परिचय था जिसको आपको जानना जरूरी था, ठीक है। तो परिचय में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा 1857 में क्रांति की गई, ठीक है। हर एक चीज की विद्यार्थियों सीमा होती है, ठीक है ना। इन्होंने, कंपनी ने भारत को ऐसा बुरी तरह से लूटा था कि भारत के अंदर कृत्रिम अकाल पड़ने शुरू हो गए, तो लोगों के पास खाने का पैसा नहीं था।
सारे लोग जो है वो साहूकारों के ऋण ट्रैप में फंस गए थे। लोगों की हालत खराब हो गई थी, कुपोषित हो गए थे, शिक्षा दी नहीं जाती थी, निर्माण करवाया नहीं जाता था, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को लूटा जाता था। शोषण की इंतहा पार हो गई थी। सामाजिक रूप से भी बहुत सारे छेड़छाड़ उन्होंने शुरू कर दी थी। ईसाई मिशनरीज के द्वारा धर्म प्रचार भी शुरू कर दिया था। कन्वर्जन शुरू हो गया था। हिंदू धर्म और जो नीचे के तबके थे उनको ईसाई बनाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब इन्होंने आला दर्जे के अत्याचार किए थे और संस्कृति के ऊपर प्रहार किए। इन्होंने हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की। भारतीय इतिहास को निकृष्ट बताने का काम शुरू कर दिया। जेएस मिल वगैरह ने आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने भारत का ऐसा कोई पक्ष नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने अटैक नहीं किए हो। तो इन सारे कार्यों की जो एक ज्वाला थी वो 1857 की क्रांति के रूप में फूटी और परिणाम ये निकला कि ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। ये इसका परिचय था। अब हम बात करेंगे इसके स्वरूप के बारे में, और यहाँ से विद्यार्थी अक्सर एक सवाल बनता है। ठीक है, अक्सर एक सवाल बनता है स्वरूप के बारे में। तो अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पॉइंट पे, इसका स्वरूप कैसा था। स्वरूप को हम हिंदी में कह सकते, इंग्लिश में कहते हैं नेचर। ठीक है, देखो स्वरूप का मतलब क्या है। स्वरूप का सीधा सा मतलब ये होता है, अब आप दूसरे पॉइंट हेडिंग दीजिए अपनी बुकलेट के अंदर। स्वरूप का मतलब ये होता है कि जब भी कोई घटना होती है, ठीक है, तो उसको स्वरूप दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं दंगा हो गया, तो दंगा हो गया तो उसको स्वरूप दिया जाता है कि भाई धार्मिक दंगे थे, या कोई सामाजिक तनाव दंगा था, या कोई आर्थिक रूप से कोई दंगा हुआ था। मतलब किस कारण क्या थे उसके, तो कारण चेक करके उसको रूप दिया जाता है। ठीक है, कारण अलग चीज़ हो जाती है। कारण तो दंगा किस कारण हुआ, ये उसके कारण हो गए, लेकिन उसमें कौन से लोग शामिल हुए वो उसका एक स्वरूप हो जाता है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अभी ये स्वरूप कैसा, ये है किसान हितैषी। अगर मान लो कि इसके अंदर कोई और तीसरी तीसरी घटना शुरू हो जाती है, तो कारण तो के 5-7 और हो जाएंगे, लेकिन स्वरूप उसका अलग हो जाता है। कोई भी घटना ले लो आप, तो हर घटना के पीछे कोई न कोई एक नेचर होता है, एक स्वरूप होता है। मैं अगर 1857 की क्रांति की बात करूं, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था। मतलब ये सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित था। इसमें दूसरा कोई भाग, जैसे जनता शामिल नहीं थी, किसान शामिल नहीं थे, एजुकेशनलिस्ट बुद्धिजीवी शामिल नहीं थे, शिक्षार्थी शामिल नहीं थे, टीचर्स शामिल नहीं थे, सिर्फ सैनिक थे। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये आपके धार्मिक विद्रोह था, ईसाई धर्म के विरुद्ध हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के द्वारा किया गया था। कोई ये कहता है कि जन विद्रोह था, जनता ने इस कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। कोई कहता है कि नेशनल मूवमेंट था, पूरे राष्ट्र ने विद्रोह किया था। किसी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका स्वरूप कैसा था, उसे हम कहेंगे स्वरूप। इसका सवाल परीक्षा में बनता है अक्सर कि किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, किसने ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह कहा था, किसने सैनिक विद्रोह कहा था, किसने आपके इसको, इस टाइप से सवाल बनते हैं इसके। तो हम अभी एक एक देखेंगे कि स्वरूप के अंदर कौन सा पॉइंट हमारे लिए ठीक है। मैं सारी बातें जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो स्वरूप में हम सबसे पहले लेंगे सैनिक स्वरूप। ठीक है, सैनिक स्वरूप। सैनिक स्वरूप के जितने भी विद्वान हैं, जब भी 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने लिखा, तो लिखते हैं ना, जैसे मान लो मैं लेखक हूँ और मैं अगर 1857 की क्रांति को लिखूंगा, तो मेरा एक पक्ष रहेगा कि मैं इसको क्या जन विद्रोह बताता हूँ, क्या सैनिक विद्रोह बताता हूँ, या धार्मिक विद्रोह बताता हूँ, मैं कैसा बताता हूँ। ये मेरा एक लुकआउट रहेगा, ये मेरी आइडियोलॉजी रहेगी। तो ब्रिटिशर्स जितने भी आए, इंग्लैंड के लेखक, उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि सैनिकों का ही विद्रोह था, इसमें जनता का कोई मतलब नहीं था। ऐसा क्यों किया गया? इंग्लैंड के द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि अगर वो जनता का विद्रोह बताएंगे, तो सीधी सी बात है कि जनता ने विद्रोह किया तो कंपनी के खिलाफ ही किया होगा। मतलब कंपनी की नीतियां ठीक नहीं है। तो अंग्रेजी लेखक जितने भी थे मोस्टली, उन सारों ने कंपनी को बचाने का प्रयास किया और सिर्फ सैनिकों को दोषी बताया है। भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने कोशिश यही की है कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए जनता को एक प्रकार से, या जनता का विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम तक लाने का प्रयास किया गया है। तो इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लिखा है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार जितने भी हुए, साम्राज्यवादी मतलब ब्रिटेन के इतिहासकार, सीले हो, चाहे लॉरेंस हो, चाहे ना, चाहे कीए हो, चाहे आपके माल्सन हो, ट्रेवेलियन हो, है ना, टी आर होम्स हो,
माइकल होम्स हो, ये जितने भी थे अंग्रेजी लेखक, इन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया है कि ये सैनिक विद्रोह था, ताकि ब्रिटिश सरकार की नीतियों को एक प्रकार से डिफेंड किया जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैनिक स्वरूप में लिखेंगे कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन होते हैं? साम्राज्यवादी इतिहासकार का सीधा सा मतलब है आपके कि वे इतिहासकार जो ब्रिटिश साम्राज्य का पक्ष ले रहे थे। ठीक है, और इसको अपन, इसके फिर बहुत सारे भाग है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, आप इतना ही ध्यान रखना है। इतिहासकारों ने 1857 के क्रांति को सैनिक स्वरूप प्रदान किया है। प्रदान किया क्यों? इसके पीछे सिंपल सा कारण था कि ये ब्रिटिश सरकार की नीतियों को बचाव कर रहे थे। क्योंकि अगर ये कह देंगे कि भी जनता ने विद्रोह किया, तो ब्रिटिश सरकार ये सोचेगी, क्योंकि कंपनी अलग काम कर रही थी, ब्रिटिश सरकार अलग काम कर रही थी। देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, अब भारत पर शासन किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का 1857 से पहले। और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अलग शासन कर रही थी, और ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके जिसे अपन कह सकते हैं, वो अलग था। तो इन दोनों का आपस में सीधा कोई संबंध नहीं था। भारत पर शासन ईआईसी का था 1857 से पहले। ब्रिटेन की सरकार इससे सिर्फ टैक्स लेती थी, ठीक है ना। ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से टैक्स लेती थी और उसके बदले इसको व्यापार करने की छूट दी हुई थी। तो अब बात ये थी कि जब भारत के अंदर क्रांति हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, तो ब्रिटेन ने इनको पूछा कि भाई क्रांति क्यों हुई है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी इतिहासकार थे, जो भी साम्राज्यवादी लोग थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह किया, जनता तो खुद से ईस्ट इंडिया कंपनी से, जनता में कोई रोष नहीं है, सिर्फ सैनिकों में रोष है। सैनिकों को भारत से बाहर भेजने के लिए हमने कहा तो वो जा नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ कारण बता दिए। देखो, एक सैनिक विद्रोह करता, एक पर्टिकुलर वर्ग विद्रोह करे, एक पूरी जनता करे, तो सीधी सी बात है पूरी जनता कर रही है तो गलती इसकी है। लेकिन केवल सैनिक कर रहे हैं तो इनके दृष्टिकोण में गलती केवल सैनिकों की है। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से भारतीय जो क्रांति हुई 1857 की, इसको आपके एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का बचाव किया। ठीक है, और सिर्फ सैनिकों तक की इस क्रांति को सीमित रखने का एक कुत्सित प्रयास किया था इन इतिहासकारों ने। तो देखिए, सैनिक स्वरूप देने वाले क्या कर रहे थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका सीधा सा उद्देश्य था कंपनी की नीतियों का बचाव। ठीक है, कंपनी की नीतियों का बचाव कैसे? अगर कंपनी की नीतियां गलत है तो जनता आंदोलन करेगी, केवल सैनिक क्यों करते? इन्होंने सैनिक घोषित करके ये बात सिद्ध करने की प्रयास की कि कंपनी की नीतियां ठीक है, जन विद्रोह नहीं था। इस वजह से इन्होंने ऐसा स्वरूप दिया। अब बात ये आती कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसमें कौन कौन से इतिहासकार शामिल थे। अब अपन एक एक इतिहासकार के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने इससे सैनिक विद्रोह बताने में एक प्रकार से सपोर्ट किया है, जिन्होंने इनको सैनिक विद्रोह बताने का एक कुत्सित प्रयास किया है। ठीक है, इसमें सर जॉन सीले का नाम सबसे पहले आता है, सर जॉन सीले। अब देखिए इसका सवाल कैसे बनता है। अब सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। अब इनके सवाल सीधे बनते हैं, किसने इसको सैनिक विद्रोह बताया? तो सर जॉन सीले, लॉरेंस, ट्रेवेलियन, मॉल्सन, किए, ये सारे, सर सैयद अहमद खान, इन सारे लोगों ने इसको सैनिक विद्रोह बताया। ठीक है, तो अब देखिए सर जॉन सीले ने क्या कहा था, यह एक ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें कोई राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं थी। ठीक है, कोई राष्ट्रवादी भावना इसमें नहीं थी, और एक सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके स्वार्थी सैनिकों ने विद्रोह किया था, ऐसा इसने कहा था। इसकी परिभाषा याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इतना याद रखना कि इसने सैनिक स्वरूप दिया था इसको। ठीक है, और अगर परिभाषा याद हो तो इसमें ये 2-3 पॉइंट आप याद रख लेना। राष्ट्रभक्ति रहित
स्वार्थी सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह जिसमें स्थानीय नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव। तो अब इस पॉइंट के जरिए सीले क्या कहना चाहते हैं? सीले इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि इसमें कोई लोकल लीडरशिप नहीं थी, जनता शामिल नहीं है, केवल और केवल कुछ स्वार्थी सैनिकों का है, इसमें इस इंडिया कंपनी की कोई गलती नहीं है। मतलब सर जॉन सीले ही नहीं बल्कि जितने भी सैनिक स्वरूप के समर्थक है, विद्यार्थियों जितने भी समर्थक है, इन सारे समर्थकों का एक ही उद्देश्य था कि पूरा ठीकरा सैनिकों के ऊपर फोड़ के और ब्रिटिश सरकार सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को डिफेंड करना, ताकि ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को ये न कहे कि आपकी नीतियां गलत है। ठीक है ना? तो 1857 की क्रांति भी तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ थी, लेकिन इन इतिहासकारों ने उन नीतियों को डिफेंड किया और सैनिकों के ऊपर सीमित रखा कि केवल सैनिकों ने किया था विद्रोह। ठीक है ना? अब जैसे मैं एक सामान्य एग्जांपल, जैसे अभी किसान विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रहा है भारत के अंदर। अब दो तरह के इतिहासकार होंगे यहाँ पे, आगे जब भी कभी लिखा जाएगा इतिहास में, हालांकि ऐसे आंदोलन को इतिहास में स्थान कम ही मिलता है, किसानों का आंदोलन का इतिहास कम ही मिलता है, फिर भी अगर शामिल करते हैं, मैं देखो एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला वर्ग ऐसा आएगा जो सरकार की नीति को ठीक बताते हुए किसानों को दोषी बताएगा कि किसानों का केवल चंद स्वार्थी किसान है जो ये आंदोलन कर रहे, इससे जनता या पूरे भारत के किसानों का कोई लेन देन नहीं है। ये वही बात है सेम जो सैनिक स्वरूप दे रहे 1857 की क्रांति को। दूसरा वर्ग ये गाएगा कि सरकार ने ऐसी नीतियां लाई थी जिसमें पूरे भारत का किसान एक हो गया था, उन्होंने 3 साल 2 साल 4 साल जितना भी चलेगा पूरे भारत को जाम कर दिया था, हर जगह सरकार के विरोध हुए थे, ये हुआ वो हुआ। इसमें किसानों का एक बड़ा वर्ग शामिल कर दिया जाएगा इतिहासकारों के द्वारा। ये इतिहासकार के ऊपर निर्भर है कि वो उसको कैसी घटना दिखाता है। तो देखो एक चीज होती है ना, जैसे आज कोई व्यक्ति कैसा है, कोई आंदोलन कैसा है, इस बात पे तय नहीं होगा कि वास्तव में कैसा हुआ, ये इस बात पे तय होगा कि आगे इतिहासकार उसको कैसा दर्शाता है। तो इसमें समझिए इन्होंने इसको संकीर्णता प्रदान कर दी कि सिर्फ सैनिकों तक सीमित था, सर जॉन सीले। उसके बाद में नाम आता लॉरेंस का। लॉरेंस ने भी यही काम किया था और लॉरेंस ने बखूबी एक प्रकार से यूं कहिए कि सर जॉन सीले का पूरा समर्थन किया। जॉन लॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा नाम है, तीसरा नाम ट्रेवेलियन, ठीक है। चौथा नाम, यहाँ पे एक होम्स थे जिनका अगर मैं राइस होम्स, राइस होम्स, राइस होम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं कुछ आपको मुख्य मुख्य नाम बता रहा हूं। चार्ल्स रैक्स, रैक्स, इन सभी ने समर्थन किया। अभी और भी नाम आएंगे, सारे सैनिक स्वरूप के लोग हैं। और रैक्स का थोड़ा सा मत डिफरेंट आया था। डिफरेंट क्या है? रैक्स ने यह कहा कि आरंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। आरंभ कैसे हुआ था? सैनिक विद्रोह के रूप में, विद्रोह के रूप में हुआ था, मगर आगे चलकर ये जन विद्रोह बन गया। तो थोड़ा सा रैक्स ने फिर भी ठीक कहा, आगे चलकर जन विद्रोह मतलब जनता इसमें शामिल हो गई, जन विद्रोह बना। ठीक है, ये रैक्स का स्टेटमेंट है। चार्ल्स रैक्स ने ये बात कही थी कि इसको केवल आप सैनिक विद्रोह नहीं कह सकते। स्टार्टिंग जरूर सैनिक विद्रोह के रूप में भी थी, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे ये कैसा हो गया था, आगे चलकर ये आपकी एक सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह के रूप में कन्वर्ट हो गया था। ये रैक्स का स्टेटमेंट है। यहाँ पे मैं दो नाम JW किए और सर सैयद अहमद खान, इन दोनों के नाम भी लाऊंगा। इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया सैनिक स्वरूप का। मैं अगली स्लाइड में ले रहा हूं इनको, है ना। 5 हो गए, अभी मैं छठा नाम और लिख रहा हूं। JW के,
ये इसने किताब लिखी थी ए हिस्ट्री ऑफ द सपोए, सपोए मतलब सिपाही, सपोए वॉर इन इंडिया, वॉर इन इंडिया। ये लिखी 1864 में, ठीक है, 1864 के अंदर ये किताब लिखी गई थी और इंडिया में लिखी। इसमें सैनिक विद्रोह की बात की, समर्थन सैनिक विद्रोह का समर्थन किया था। हालांकि किए ने और भी बहुत सारी बातें की, इसने सैनिक विद्रोह के साथ साथ में कुछ और भी स्वरूप दिए, मैं आगे इसका भी डिस्क्राइब करूंगा। समर्थन किया, ठीक है। आगे चलकर इस किताब को थोड़ा संशोधित किया गया, ठीक है, मैं लिखते जा रहा हूं। आगे चलकर मॉल्सन द्वारा या मॉल्सन द्वारा JW केई की पुस्तक को संशोधित किया गया। केई की पुस्तक को हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857-58, ये प्रकाशित तो बहुत बाद में हुई है, 1878-80 में हुई है, नाम से प्रकाशित की गई, नाम से प्रकाशित, ठीक है। तो इन दोनों ने, मॉल्सन और केई इसमें भी सैनिक विद्रोह का समर्थन किया, इन्होंने। तो अब आप समझ सकते हो कि सैनिक विद्रोह का समर्थन चल रहा है और JW केई और मॉल्सन का नाम भी आ गया। एक भारतीय इतिहासकार का भी नाम आएगा, सर सैयद अहमद खान का, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये कितने 6 हो गए, 7वां नाम मैं और ला रहा हूँ यहाँ पे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक लिखी उर्दू में, 1858 के अंदर उर्दू में पुस्तक लिखी, असबाब ए बगावत ए हिंद। इसका ये किताब है उर्दू में, इसका जो इंग्लिश वर्जन आया वो था एन ऐसे ऑन कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। मतलब इंडियन रिवोल्ट का मतलब हो गया कि भारत की बगावत हिंद मतलब इंडियन रिवोल्ट, भारत की बगावत के कारण पर एक लेख, ठीक है। तो असबाब बगावत ए हिंद 1858 में लिखा, जिसका ट्रांसलेशन एन ऐसे ऑन कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट नाम से आता है। ये प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर है वो लिखा था। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर लिखा।
अब इन्होंने भी सैनिक विद्रोह का समर्थन किया, क्योंकि एक उस समय किताब आई थी मोमडन रिबेलियन, मतलब मुसलमानों की क्रांति। ये जब किताब छपी थी, कैरी के द्वारा लिखी गई थी, तो W.H. कैरी ने रुड़की में ये किताब छपवाई थी। वो किताब इन्होंने पढ़ी थी सर सैयद अहमद खान ने, और उस किताब का सीधा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। ठीक है, तो इन पर W. कैरी की पुस्तक मोमडन रेबेलियन, ये 1857 में रुड़की में पब्लिश हुई, का प्रभाव पड़ा। और संभवतः यही कारण है कि इन्होंने भी सैनिक विद्रोह का समर्थन किया, विद्रोह का समर्थन किया। ठीक है, सैनिक विद्रोह का इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। अच्छा, उस समय ये सर सैयद अहमद खान जो है, ये बिजनौर के अंदर सदर अमीन पोस्ट पर थे। कहाँ पे तैनात थे? बिजनौर में। बिजनौर में किस पद पर थे? सदर अमीन पद पर थे। ठीक है, तो वित्त सेक्रेटरी। और इस कारण इन्होंने बिजनौर के अंदर क्रांति के बारे में लिखा है, बिजनौर में क्रांति पर ज़्यादातर लिखा है, पर लिखा। ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान थे। इसके अलावा भी बहुत सारे भारतीय थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था, तो ये बातें ध्यान रखना। और एक पॉइंट और मुझे ठीक लग रहा है जो मैं लिख लेता हूँ, एक पी रॉबर्टसन भी हुए थे, यहाँ पे एक लिख लेता हूँ अलग से, ये 8वां पॉइंट हो जाएगा, 7वां तो हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, 8वां एक और था, पी रॉबर्टसन। पी रॉबर्टसन, इसने क्या किया? इसने भी यही कहा था कि सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह, विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस मैं आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये सारे सैनिक के थे विद्यार्थियों। मैं वापस थोड़ा सा आपको बता दूं, हम स्वरूप पे चल रहे हैं। स्वरूप पे आपको सैनिक स्वरूप सबसे पहले लिखना है, सैनिक स्वरूप क्या था ये लिखना है। फिर आपको लिखना है कि इसके इस मत के समर्थक कौन कौन से थे। तो उसमें आपके ये 9 लोगों के नाम आ गए, 8 लोगों के, 1 2 3 4। उसके बाद में ये 5वां नाम आ जाएगा, 6ठा नाम आ जाएगा, ये 7वां नाम आ जाएगा, और ये 8वां नाम आ जाएगा। तो ये 8-9 नाम है जो आपके सैनिक विद्रोह से संबंधित है। अब इसके 2 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहता है? तो उसमें से इन 8 नामों में से कोई भी नाम आ सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? इनकी पुस्तक सुमिलित कीजिए। ये भी आ सकता है, कॉजेज ऑफ इंडियन और रिवोल्ट, मैंने एक किताब ये लिखवाई है। ये मॉल्सन और केई की किताब पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है। ये 2 किताबें हो गई, 3 और मैंने आपको ये 3 किताबें लिखवाई है। ठीक है, इन 3 किताबों का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, सवाल ये भी बन सकता है। तो इस टाइप से सवाल बनता है। ठीक है, ये था हमारा सैनिक स्वरूप। आगे सैनिक स्वरूप के बाद में कुछ इतिहासकार ऐसे आए जिन्होंने इसको धार्मिक स्वरूप दिया है। कैसा स्वरूप दिया है? धार्मिक स्वरूप दिया है। धार्मिक स्वरूप का मतलब ये है कि उन्होंने धर्म और सभ्यता से जोड़ दिया मामला। ठीक है, कैसे जोड़ा आप देखिए। अब धार्मिक स्वरूप देने वाले जितने भी इतिहासकार हैं विद्यार्थियों, ये सारे के सारे इसको हिंदू मुस्लिम तक केंद्रित रखेंगे। बस कोशिश यही की गई इनके द्वारा कि किसी भी तरह से इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस हिसाब से जोड़ा जाए, ताकि ब्रिटिश सरकार को लगे कि नीतियां गलत नहीं है, ये लोग हैं जो धर्म के लोग ही ऐसे हैं। व्हीलर ने क्या कहा था? व्हीलर ने कहा था कि ये क्रांति कोई नई नहीं थी, एशिया के लोगों की लड़ने की आदत है, पुरानी आदत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल से भी लड़ते आ रहे थे, अभी भी लड़ते ही रह रहे हैं। कंपनी की नीतियां गलत नहीं है, ये एशियाई लोगों की लड़ने की प्रवृत्ति है, इस वजह से क्रांति हुई। तो अब आप देखिए कैसे कैसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आते हैं, इनके सवाल परीक्षाओं में आते हैं विद्यार्थियों, आप ध्यान रखना। देखिए मैं पहला ले लूंगा रॉबर्ट्स व कूपलैंड का। रॉबर्ट्स व कूपलैंड,
अब इन लोगों ने क्या किया, कोपलैंड महिला है, इन्होंने कहा था कि यह मुस्लिम विद्रोह है। ठीक है, अब देखो इन्होंने केवल जनता को दरकिनार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि ये कैसा विद्रोह है, मुस्लिम विद्रोह था, मुसलमानों ने विद्रोह किया था। लेकिन बहुत गलत बात है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम था ही नहीं है। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी, और बाद में आपको पता है फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का कार्य जो था, ये 1857 की क्रांति की एकता के बाद अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो देखिए, तो रॉबर्टसन और कूपलैंड ने इसको क्या कहा है, मुस्लिम विद्रोह। सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को केवल मुस्लिम विद्रोह की संज्ञा दी गई है, दी थी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, तो आता है आपके जी बी मॉल्सन व टेलर, डब्ल्यू टेलर। इन्होंने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम संयुक्त प्रयास। इन्होंने कहा कैसा विद्रोह था, हिंदू और मुसलमानों का संयुक्त प्रयास था। मुस्लिम संयुक्त प्रयास बताया है। ठीक है, ये बात किसने करी है, ये मॉल्सन व टेलर ने करी है। उसके बाद में तीसरा नाम आता है जुडेक्स का। ये थोड़ा सा हटके गया। जुडेक्स ने कहा कि ये हिंदू विद्रोह था। क्या कहा कि ये केवल हिंदू विद्रोह था। इन्होंने टाइम्स लेख लिखा था, उसमें लिखा था क्या विद्रोह बताया, हिंदू विद्रोह बताया। अब आप समझ सकते हो कि एक हिंदू बता रहा है, एक मुस्लिम बता रहा है, और ऐसा कह के क्या होता है, किसी भी विद्रोह की, किसी भी आंदोलन की महत्ता को कम किया जाता है। अब मैं कहूँ कि ये किसान आंदोलन चल रहा है, अगर अपन उसको किसान आंदोलन लिखेंगे और भारत भर के किसान इकट्ठे हुए तो ये ठीक है, किसान आंदोलन को एक ठीक है तवज्जो मिल गई। अगर आप इसमें किसी जाति को अड़ा देते हो कि सिखों ने आंदोलन किया, या जाटों ने किया, या बिश्नोइयों ने किया, या कोई और जाति का नाम ले लिया साथ में, को मुसलमानों ने किया, राजपूतों ने किया, इस प्रकार से आंदोलन के पीछे जाति का टैग लगने के बाद में, धर्म का टैग लगने के बाद में उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाती है। इन इतिहासकारों ने इस प्रकार जाति और धर्म के टैग लगा के इसके इंपोर्टेंस को कम करने का पूरा प्रयास किया। आउटरम क्या कहते हैं, देखिए आउटरम क्या कहते हैं कि मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या था, मुस्लिम षड्यंत्र था, और इसमें हिंदू शिकायतों का फायदा लिया गया था। हिंदुओं की सरकार से जो शिकायतें थी, उन शिकायतों का उपयोग करके मुसलमानों ने कॉन्स्पेरेंसी की थी, शिकायतों का फायदा लिया गया। ये आउटरम कह रहा है। ठीक है, अब आप देखिए चौथा पॉइंट। उसके बाद में आगे क्या हुआ था, उसके बाद में आया था LER रिच। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध, अब ये देखो ईसाइयों तक जोड़ दिया इसने, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का युद्ध था ये। धर्मांध इसमें किसको कहा गया, हिंदू और मुसलमानों को। धर्मांधों का संघर्ष था ये। मतलब इस व्यक्ति ने बिल्कुल धार्मिक एंगल दे दिया है कि ईसाइयों के खिलाफ जो है, मतलब हमारे ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन लोगों ने, धर्म के जो भी ये पुजारी थे या मौलवी थे, इन लोगों ने मिलके इनको निकालने का प्रयास किया। बाकी ब्रिटिश नीतियां परफेक्ट थी, इनके के अनुसार ये था, LER रिज के अनुसार। छठा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, TR होम्स क्या कह रहा है। TR होम्स तो एक कदम आगे बढ़ के बात लिखता है। TR होम्स लिखता है कि सभ्यता और बर्बरता के मध्य का संघर्ष था। अब इसमें सभ्यता कौन, इसके अनुसार सभ्य है ब्रिटिशर्स, कंपनी वाले लोग सभ्य है। सभ्यता व बर्बरता, बर्बर कौन, इसने कहा कि मुसलमान और हिंदू बर्बर है, जबकि बर्बरता में दोनों पक्षों ने कोई कमी नहीं रखी थी। सभ्यता की बात करेंगे तो हिंदुओं और मुसलमानों ने सभ्यता फिर भी दिखाई थी, लेकिन बर्बरता की बात करेंगे तो हदें पार करी थी ब्रिटिशर्स ने, तोपों के अंदर डाल के नोड़ों ने उड़ाना शुरू कर दिया था। सभ्यता व बर्बरता के मध्य का संघर्ष था। ये किसने बताया, ये TR होम्स ने बताया। ठीक है, और बहुत सारे स्टेटमेंट है, मैं कुछ मैन स्टेटमेंट और बताता हूं। जॉन केई, जिसका नाम अभी अपने थोड़ी देर पहले लिखा है, इसने क्या लिखा, इसने कहा कि श्वेत लोगों के विरुद्ध काले लोगों का एक प्रकार से संघर्ष था। श्वेतों के विरुद्ध, श्वेत इंग्लैंड वाले लोग व के विरुद्ध
काले लोगों का संघर्ष। देखो विद्यार्थियों, सवाल सीधा यही आता है, स्टेटमेंट दे के पूछते हैं किसने कहा था, बाकी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा ही आएगा कि श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष जॉन केई ने कहा था, सभ्यता बर्बरता का पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया भी था। इस टाइप से सवाल है वो परीक्षा में बनता है। व्हीलर का भी लिख लेते हैं। व्हीलर ने क्या कहा? व्हीलर ने ये कहा कि ये एशियाई लोगों की प्रवृत्ति, ये आदतन ऐसे ही है एशियाई लोग, एशियाई स्वभाव का परिचायक है, एशियाई स्वभाव का परिचायक थी क्रांति। कि वे एशियाई लोगों की लड़ने की आदत है और वो आज से नहीं लड़ रहे हैं, कई सालों से ऐसे लड़ते आ रहे हैं, इस वजह से क्रांति हुई थी। बाकी नीतियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसका खंडन किया, इसका खंडन किया एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, जो कि भारतीय 1857 की क्रांति के सरकारी लेखक थे। इन्होंने किताब लिखी 1857 और उसकी जो प्रस्तावना लिखी थी वो मौलाना आज़ाद ने लिखी थी। और मौलाना आज़ाद ने उसमें लिखा था कि यह विद्रोह जो है ये राष्ट्रीय था, जातीय था, लेकिन धार्मिक नहीं था। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर लड़े थे और बाकायदा नीतियों के खिलाफ लड़े थे, न कि किसी धर्म या सभ्यता या जाति या किसी रंग भेद के आधार पर लड़े थे। ये बात खंडित की थी और इस बात को हमें लिखना चाहिए यहाँ पे। एस एन सेन जो कि सरकारी इतिहासकार थे, एस एन सेन की पुस्तक 1850, देखो ये ऐसे ही लिखना है इंग्लिश में, आप शब्दों में मत लिख लेना। 1857 की प्रस्तावना लिखने वाले मौलाना आज़ाद ने धार्मिक मत का खंडन किया था, धार्मिक मत का खंडन किया था। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि राष्ट्रीय जरूर था, जातीय भी था, जातियों के आधार पर भी लड़ा, लेकिन धार्मिक नहीं था। हिंदू और मुस्लिम दोनों है वो एक होकर लड़े थे। हालांकि एस एन सेन ने अपनी पुस्तक में आगे जाके थोड़ा कुछ अलग ही लिखा है। इन्होंने कहा था कि शुरू धार्मिक रूप से जरूर हुआ था, लेकिन समाप्त जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये मैं आगे और लिखवाऊंगा आपको। ये धार्मिक स्वरूप था जो कई सारे विद्वानों ने इसको दिया। अब आता है तीसरा स्वरूप जो हम समझेंगे, ये आपको धार्मिक स्वरूप लिखना है। और अब हम तीसरा स्वरूप समझेंगे, सामंती स्वरूप। अब कुछ इतिहासकारों ने उसको सामंती स्वरूप दिया है। सामंती स्वरूप का क्या मतलब है? यहाँ पे सामंती स्वरूप का सीधा सा मतलब है, इसका सीधा मतलब ये था कि कुछ विद्वानों का ये वर्ग है, वो ये कहता है कि ब्रिटिशर्स के कारण जो राजा महाराजे थे उनका पतन हो गया था, ठीक है ना। तो उन लोगों ने अपनी पुरातन व्यवस्था वापस स्थापित करने के लिए ये विद्रोह किया था, ठीक है। समझ में नहीं आया आपको बात कि सामंत थे पहले पूरे राजस्थान भारत के अंदर, और ये सामंत लोग अंग्रेज आने के बाद में उनका खात्मा हो गया था। तो इन लोगों ने अपनी पुरातन व्यवस्था को वापस स्थापित करने के लिए 1857 की क्रांति की थी। इन्होंने नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो भी भावनाएं भड़की हुई थी जनता में, उनकी भावनाओं का उपयोग करते हुए इन्होंने आंदोलन किया था। ऐसा भी कुछ कहते हैं, चाहे पर्सिवल स्पीयर का स्टेटमेंट हो, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको इस प्रकार से बयां किया था, और मैलिसन ने भी इसको इस प्रकार से बयां किया था। तो कुछ स्टेटमेंट हमें इसके भी ध्यान रखने की सामंती व्यवस्था के पक्षधर कौन कौन थे। तो सबसे पहला जो नाम आएगा सामंती व्यवस्था में वो आएगा पर्सिवल स्पीयर का। पर्सिवल स्पीयर, देखो इन्होंने क्या कहा। पर्सिवल स्पीयर ने कहा कि जो राजे रजवाड़े थे, रजवाड़ों के द्वारा पुरातन व्यवस्था जो पहले चली आ रही थी प्राचीन काल में, राजा महाराजाओं वाली व्यवस्था, पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का
अंतिम प्रयास 1857 की क्रांति था। ठीक है, तो इसने इसको सामंती स्वरूप दे दिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नाम आता मैलिसन का। इसने क्या कहा, इसने कहा कि जागीरदारों के द्वारा अपने जागीरदारों के द्वारा अपने शासकों के विरुद्ध की गई प्रतिक्रिया थी। ठीक है, ऐसा मैलिसन कहते हैं। ये सारे स्टेटमेंट में किसी में भी दम नहीं है, फिर भी याद रखने पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? JL नेहरू, इन्होंने कहा था कि सामंती विद्रोह था जिसमें स्थानीय सामंतों का नेतृत्व था। स्थानीय सामंतों का नेतृत्व था तथा जनता की भावनाओं का उपयोग था। ठीक है, जनता की जो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध भावनाएं थी, उन्होंने इन स्थानीय सामंतों ने उन भावनाओं का उपयोग करते हुए ये क्रांति जो है वो की थी। तो ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था। इसके साथ साथ एक इसका खंडन भी किया गया और पूर्ण चंद्र जोशी ने इसका अच्छी तरीके से खंडन किया है। और इवन पूर्ण चंद्र जोशी ने थोड़ी मार्क्सवादी परिभाषा दी है। उसका खंडन कैसे हुआ, तो ये 3 स्टेटमेंट तो आपको याद रखना ही है। खैर, साथ साथ में इसका खंडन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इस मत का खंडन किसने किया? इस मत का खंडन किया पूर्ण चंद्र जोशी ने। रिबेलियन 1815 सिंपोजियम नामक पुस्तक में पूर्ण चंद्र जोशी, PC जोशी लिखते हैं इनको, जोशी ने अपनी पुस्तक रेबेलियन 1857 अ सिंपोजियम में क्या कहा है कि देसी सामंतवाद व साम्राज्यवाद के, और देखो मार्क्सवादी परिभाषा आए और किसानों का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। देसी सामंतवाद मतलब जो राजा महाराजाओं के द्वारा से भी किसान परेशान थे, और साथ साथ में जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था उससे भी किसान परेशान थे। तो देसी सामंतवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था ये। ठीक है, का विद्रोह था। ये परिभाषा किसकी है? ये मार्क्सवादी परिभाषा है और पूर्णचंद्र जोशी ने दी थी। ठीक है, मार्क्सवाद वाले जनरली किसानों के हित में बात करते हैं। ठीक है, तो ये स्वरूप था कौन सा? सामंतवादी स्वरूप था। और सामंतवादी स्वरूप के बाद में अगला जो स्वरूप हम बात करने जा रहे हैं वो है आपके जन व राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप। अब कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, देखो अपने 3 स्वरूप देख लिए। कौन कौन से देखे? सैनिक स्वरूप देख लिया, धार्मिक स्वरूप देख लिया दूसरे नंबर पे, और तीसरा जो हमने स्वरूप देखा है वो देखा सामंती स्वरूप। ठीक है, और अब हम चौथा स्वरूप देखने वाले हैं, और चौथा स्वरूप कौन सा देख रहे हैं? जन व राष्ट्रीय स्वरूप। अब कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये केवल सैनिक या
सामंतों के विरुद्ध ही नहीं था, बल्कि इसमें पूरी जनता शामिल थी और पूरा राष्ट्र इसमें शामिल था। कुछ इतिहासकार ये भी कह रहे हैं जन एवं राष्ट्रीय स्वरूप। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं सर इतना कैसे याद होगा हमें, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो मैंने किया तो आपको भी करना पड़ेगा। आजकल सवाल कहीं से भी आते हैं और हम जो दावे करते हैं ना कि पूरे सवाल आ जाएंगे पढ़ाई भी में से, तो उसके दावे के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें बतानी पड़ती है, और कोई ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। शॉर्टकट करवा दूं और कल को अगर प्रश्न बाहर चले जाते हैं तो आपका कोर्स लेना, आपका समय व्यर्थ होगा, आप विश्वास पे रहोगे, भरोसे पे रहोगे, और होना कुछ नहीं। आज जो लिख रहे हो ये कल आपको कम लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ आप उसको बहुत ज़्यादा मत सोचना, बहुत ही लिमिटेड ही लिखवा रहा हूँ मैं। अब देखो जन और राष्ट्रीय आंदोलन कहने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला नाम आएगा आपके जॉन ब्रूस नॉर्टन। नॉर्टन, एक मिनट, ठीक है। इन्होंने नॉर्टन ने किताब लिखी, किताब कौन सी थी देखिए, टॉपिक फॉर इंडियन स्टेटमेंट्स, टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेट्स मैन पुस्तक में इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी है। कैसी? जन विद्रोह की संज्ञा दी है। अब जब इन्होंने जन विद्रोह की संज्ञा दे दी नॉर्टन ने, तो उसके बाद में डफ था, केई था, चार्ल्स बोल था, इन्होंने इसका समर्थन किया। ग्रांड डफ, जॉन केई, केई तो बहुत जगह पे आएगा। केई ने ये कहा था कि जन आंदोलन था जिसमें अश्वेत जनों ने श्वेतों जनों के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, चार्ल्स बॉल्स ने इसका क्या किया है, इसका समर्थन किया है। ठीक है, समर्थन किया। तो ये जन विद्रोह बताया, मतलब कहीं न कहीं ये कंपनी के खिलाफ व्यक्ति था, और कंपनी के खिलाफ था तो निश्चित रूप से इन्होंने भारत की जनता का थोड़ा सा पक्ष लिया है कि भारत की जनता ने विद्रोह किया था, केवल उसको सैनिक विद्रोह तक सीमित रखना ठीक है वो नहीं है। उसके बाद में दूसरा नाम आता है बेंजामिन डिज़राइली का, ये आपने पढ़ा होगा, बेंजामिन डिज़राइली। ठीक है, अब बेंजामिन डिज़राइली कौन थे? ये व्यक्ति था आपके विपक्ष का नेता, ब्रिटेन की संसद उसमें विपक्ष का नेता था। जैसे हमारे अभी राहुल गांधी है, और खड़गे था पहले मेरे हिसाब से विपक्ष का नेता, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का लीडर होता है। तो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी विपक्ष में थी, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी का नेता था, कंजर्वेटिव दल, और संसद में विपक्ष का नेता था, विपक्ष का नेता। और संसद में सीधी सी बात है, जो विपक्ष का नेता होता है वो हमेशा पक्ष वालों के खिलाफ बात करता है, और पक्ष उस समय जो लेबर पार्टी वगैरह, मेरे हिसाब से लेबर पार्टी सरकार में थी उस समय, तो उसके खिलाफ ही बात करे। उस समय सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको टैक्स देती थी, लेकिन ये विपक्ष में थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की। इन्होंने कहा कि ये सैनिक विद्रोह नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह है, और कंपनी सरकार को कहा कि आप कंपनी के ऊपर रेगुलेशन स्थापित कीजिए, कंपनी भारत को लूट रही है। ये विपक्ष के नेताओं ने भारत के पक्ष में बात की थी, क्योंकि पक्ष वाले जो थे, सरकार तो थी वो तो कंपनी के साथ में थी, लेकिन विपक्ष वालों ने ऐसा मुद्दा उठाया ताकि विपक्ष वालों की बात भारी हो सके यहाँ पे। तो देखो, तो बेंजामिन डिज़राइली विपक्ष के नेता थे, और इन्होंने क्या कहा था कि यह 1857 की क्रांति कैसी है, राष्ट्रीय विद्रोह है। ये कैसा विद्रोह है? राष्ट्रीय विद्रोह है, ऐसा बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह है, सैनिक तो महज एक माध्यम है। इसने क्या कहा? सैनिक महज एक माध्यम है, असली विद्रोह कौन कर रहा है? जनता कर रही है, और ये आपकी सरकार और
की कमी है कि ये कंपनी वहाँ पे विद्रोह कर रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो बेंजामिन डिज़राएली को भारत के पक्ष में नहीं था, बस सरकार को घेरने के उद्देश्य से इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। बेंजामिन डिज़राएली के बाद में तीसरा नाम आता है अर्नेस्ट जॉन्स का। अर्नेस्ट जॉन्स, ये भी सरकार के विपक्ष में था और इसने कहा था कि जो 1857 की क्रांति थी ये एक प्रकार से सबसे न्यायपूर्ण और आवश्यक विद्रोह था, सबसे न्यायपूर्ण व आवश्यक विद्रोह था। ठीक है, ये भी एक प्रकार से इनके पक्ष में था। इसके अलावा मैं अगर दो नाम और लूँ तो एक कार्ल मार्क्स का नाम आ जाता है। थोड़ा सा इसको तीनों को लिख लेना आप, मैं वापस इसको बता देता हूँ। ठीक है, ये जन राष्ट्रीय आंदोलन में 5 स्टेटमेंट आ जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स, इसने क्या कहा? इसने इसको राष्ट्रीय क्रांति कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा है? राष्ट्रीय क्रांति। और उसके बाद में नाम आता अशोक मेहता का। अशोक मेहता, अशोक मेहता ने किताब लिखी द ग्रेट रिबेलियन, रेबेलियन 1857, और इसमें इसने क्या कहा है? इसको राष्ट्रीय विद्रोह का। किताब विद्यार्थियों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तो ये राष्ट्रीय विद्रोह वाले सारे थे। तो राष्ट्रीय विद्रोह में आपको कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता और आपके जॉन ब्रूस नॉर्टन, बेंजामिन डिज़राएली और अर्नेस्ट जॉन्स ये शामिल थे। और जन व राष्ट्रीय आंदोलन के बाद में अब बात बचती है आपके कुछ ऐसे राष्ट्रवादी कट्टर इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि ये कोई राष्ट्रीय विद्रोह ही नहीं था, ये तो क्या स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कह सकते हो आप, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हो। तो इन्होंने कहा कि जन और राष्ट्रीय छोड़िए, ये तो आज स्वतंत्रता आंदोलन था, भारत स्वतंत्र होने के लिए डरा, ये कुछ ज़्यादा हो गया था। साम्राज्यवादियों ने कुछ कम करके बताया सैनिक विद्रोह तक, और अति राष्ट्रवादी थे कुछ, वी डी सावरकर जैसे लोग, ईश्वरी प्रसाद जैसे लोग, और इसके साथ साथ में भी बहुत सारे और भी नाम आएंगे। इन्होंने इसको स्वतंत्रता संग्राम बता दिया। पटाभी सितार मैया जैसे लोग, इन लोगों ने इसको क्या बताया था? स्वतंत्रता संग्राम बताया था। तो अब देखिए हमारे 5वां बिंदु आएगा स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप में। ठीक है, और ये लास्ट स्वरूप है। ये अपना है वो, अगले लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इतना याद कर लो, और हमें वो अगला लेक्चर जो होगा उसमें ये स्वरूप पूरा होके कारणों पे आ जाएंगे। ठीक है, 2-3 वीडियो बनेंगे, बस धीरे धीरे समझते जाओगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी की बातें हम कल अगले लेक्चर में करेंगे।